हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल साइंस सेंटर। तो अभी जो मैंने आपको गाना सुनाया, इस गाने का मेन मकसद क्या था? ये एक्टिन की कहानी थी। एक्टिन अपने घर को इस बार अब छोड़ने वाली है, अपने परिवार को, थिन फिलामेंट को छोड़ने वाली है और मायोसिन के साथ जाके इंटरेक्शन करने वाली है और एक नई दुनिया बसाने वाली है। तो आज हम मायोसिन और एक्टिन की प्रेम कहानी, जहां पिछले एपिसोड में छोड़ा था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आज इस कहानी का अंत करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज देखते हैं एक्टिन की आगे की कहानी। और स्ट्रक्चर को तो समझ ही चुके हैं पिछले एपिसोड में, और अभी हम लोग देखते हैं क्या मायोफाइब्रिल के अंदर इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो देखते हैं, देखा जाए। स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स देखें तो मायोफाइब्रिल का जो कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट है, उसे हम सार्कोमेर बोलते हैं। और इसी सार्कोमेर का हम आज स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे है, इसका अरेंजमेंट देखा जाए। ये हमारा जेड लाइन है, ये होगा जेड लाइन जो कि प्रोटीन से बना होगा। ये जो जेड लाइन है, ये भी एक प्रोटीन से बना होगा और प्रोटीन का नाम है अल्फा एक्टिनिन। वैसे आप इसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, अल्फा एक्टिनिन। और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो जेड लाइन है, ये एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है। चूंकि अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन से बना है और ये मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। ये दोनों तरफ से है, ऐसे पूरा कॉन्टिन्यूअस सार्कोमेयर में आपका ये एक सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट है। पूरे स्ट्रक्चर ऑफ आप मायोफाइब्रिल जब देखोगे तो पूरे मायोफाइब्रिल में इस तरीके से ढेरों सार्कोमेयर होंगे, और उसी एक यूनिट को हम, एक सार्कोमेयर को यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो जेड लाइन हमने बताया क्या, अल्फा एक्टिनिन से बना हुआ है, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है। और इधर देखते हैं क्या, बीच में एक हमारे पास एक और प्रोटीन होगा जिसको हम बोलेंगे क्या, एम लाइन। इसको बोलेंगे एम लाइन। ये भी एक प्रोटीन से ही बना होता है। इस प्रोटीन को बोल सकते हो क्या, टाइटिन, मायोमेसिन, ऑब्स्क्रीन वगैरह बहुत सारे प्रोटीन है। तो आपको अगर याद करना है तो कीजिए, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं और एक याद करना है, टाइटिन भी याद कर सकते हैं। तो ये भी एक एम लाइन है। हाँ, लेकिन ये भी एक मेम्ब्रेन की तरह दिखता है। ये भी एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन का बना है, फाइब्रस मेम्ब्रेन की तरह दिखता है। ये भी एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन की तरह दिखता है। नाम में छुपा हुआ है क्या, फाइब्रस, यानी कि अपने पोजीशन से मूव नहीं करने वाला, ये अपने पोजीशन पे एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए नाम में छुपा हुआ है क्या, इलास्टिक। ये जो जेड लाइन है ये मूव करेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, मूवमेंट का डायरेक्शन एम लाइन की तरफ होगा। डायरेक्शन इसकी मूवमेंट का किधर होगा, जेड लाइन का एम लाइन की तरफ होगा। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपका सार्कोमेयर यूनिट जब छोटा होगा लेंथ में, तो आपका जेड लाइन शिफ्ट करेगा एम लाइन की तरफ, और एम लाइन स्टैटिक होगा, अपने पोजीशन पे एज इट इज होगा। और अभी मैंने बताया कि एम लाइन भी आपका एक प्रोटीन से बना है, फाइब्रस है। ये अपने पोजीशन पे एज इट इज जैसे है वैसे होगा। अब बीच में हम देखते क्या है कि रैंडम अरेंजमेंट नहीं होगा। याद रखिए, एक ऑर्डर में अरेंजमेंट होगा। थिन के बाद थिक होगा, थिक के बाद फिर थिन होगा, मतलब कि अल्टरनेट ऑर्डर में अरेंजमेंट होगा थिन और थिक फिलामेंट का। तो देखते हैं, इधर है अपना ये है थिन फिलामेंट,
और ये अपना है थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। यहाँ पे वापस से हम एक और थिन फिलामेंट लेते हैं, फिर से एक अरेंजमेंट लेते हैं यहाँ पे क्या, थिक फिलामेंट का। इसी तरीके से थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट इस तरीके से, और अल्टरनेट पे इधर क्या है अरेंजमेंट है इनका, थिन फिलामेंट का, ये ऐसे थिन फिलामेंट का इस तरीके से। तो देखने वाली बात क्या है, आपको लग रहा होगा क्या ये ऐसे हवा में थोड़ी होगा, इस तरीके से इसके पोजीशन को आपको पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक सपोर्टिंग प्रोटीन भी होगा जो इसके पोजीशन को मेंटेन करेगा। तो वो प्रोटीन कौन है जरा देखते हैं। यहाँ ये एम लाइन से जुड़ा होगा, इधर 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 से भी ये इस तरीके से ऐसे सपोर्टिंग प्रोटीन होगा इस तरीके से, ठीक है, जो फाइनली फिर इसको इनको भी जोड़ेगा ऐसे। और ये जो सपोर्टिंग प्रोटीन है ये सभी में होगा इस तरीके से, इसको बोलेंगे टाइटिन, टाइटिन का बना होगा। और भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन एक आपको समझना होगा कि एम लाइन की तरफ आपका जो ये थिक फिलामेंट है वो अटैच होता है, और इसका जो फ्री एंड है इसको फ्री एंड बोलते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फ्री एंड, तो फ्री एंड बोल सकते हो। फाइनली ये भी इधर अटैच होता है किसके साथ, जेड लाइन के साथ। उसी तरीके से आपका ये थिन फिलामेंट है, ये भी थिन फिलामेंट इधर टाइटिन से अटैच होता है किधर, जेड लाइन से। तो आपको लिखना होगा क्या कि आपका जो थिक फिलामेंट है वो एम लाइन से अटैच होता है, और आपका जो थिन फिलामेंट है इधर जेड लाइन से अटैच है। और एक और बात नोटिस करने वाली बात है क्या, इधर से भी देख लेते हैं, ये यहाँ पे ऐसे इस तरीके से। तो आप जब नोटिस करोगे, ध्यान दोगे, तो ये जो पूरा पोर्शन है, पूरा ये लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस लेंथ जो पूरे इस लेंथ में हमारा थिक फिलामेंट है, तो इसे हम बोलते हैं ए बैंड, ए बैंड। इसको और बोलते क्या, डार्क बैंड, हम बोलेंगे इसे डार्क बैंड। ये मतलब एनआइसोट्रोपिक बैंड। एनआइसोट्रोपिक बैंड का मतलब क्या हुआ कि जब आप अलोंग द डायरेक्शन मूव करेंगे तो थिक के बाद क्या मिलेगा, ओवरलैपिंग थिन मिलेगा, यानी कि जो आपका फीचर है वो बदलता हुआ मिलेगा, यानी कि एक कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में थिक नहीं है, देखो थिक के बाद ओवरलैपिंग थिन भी है, इस वजह से क्या बोलते हैं, इसको एनआइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। लेकिन इधर हम ध्यान दें, सिर्फ इतने पोर्शन, वह पोर्शन थिन फिलामेंट का जो ओवरलैप नहीं है, सिर्फ उतने को क्या बोलेंगे हम लोग, आई बैंड, आई बैंड। पूरे ध्यान रहे, पूरे थिन फिलामेंट को हम लोग आई बैंड नहीं बोलते हैं, जो ओवरलैप पोर्शन है उसे छोड़ देना होगा, ओनली सिर्फ आई बैंड वाले पोर्शन जो ओवरलैप नहीं है, मतलब हमारा जो थिन फिलामेंट है जो ओवरलैप नहीं है किसके साथ, हमारे थिक फिलामेंट के साथ, उस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे सिर्फ आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी क्या है, अलोंग द डायरेक्शन सेम है, यहाँ भी क्या है, थिन फिलामेंट, फिर थिन फिलामेंट, फिर थिन फिलामेंट, मतलब बीच में थिक फिलामेंट हमें नहीं मिलेगा। इस वजह से हमें क्या बोलना पड़ेगा, क्या ये आइसोट्रोपिक बैंड है। और ये कैसा दिखता है, लाइट, इसको और नाम बोलते क्या हम लोग, लाइट बैंड, लाइट बैंड। एक चीज और नोटिस करना है क्या, मायोसिन का वो पोर्शन, मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट का वह पोर्शन या ए बैंड का वह पोर्शन जिसमें हमारा थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं है, इतना, सिर्फ और सिर्फ उसमें हमारे पास सिर्फ क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, यानी कि थिक फिलामेंट का वह पोर्शन जिसमें हमारा थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं है, उस रीजन को बोलते क्या है, जेड जोन, जेड जोन बोलते हैं। यानी इतने को हम क्या बोलेंगे, सिर्फ जेड जोन, सॉरी एच जोन बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं सर, एच जोन। यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ध्यान रख देने वाली बात क्या है कि आई बैंड हमेशा किधर मूव करेगा, इस जेड बैंड, ये जो जेड लाइन है, इस जेड लाइन को लेते हुए मिड लाइन की तरफ मूव करेगा आई बैंड। तो जब ये आई बैंड मूव करेगा तो देखेंगे क्या कि आई बैंड थिक फिलामेंट जो है, ये तुम्हारा थिन फिलामेंट जब थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगा तो ये एम लाइन की तरफ मूव करेगा। तो जैसे एम लाइन की तरफ मूव करेगा तो जो हमारा एच जोन है, यानी कि वह जोन जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास थिक फिलामेंट है, अब वो नहीं रह पाएगा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, अभी देखा हमने कि ये जो जेड लाइन बना हुआ है ये एक प्रोटीन का बना है, और ये अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन का बना होता है, और चूंकि ये इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इलास्टिक मेम्ब्रेन वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि ये मूव करेगा टुवर्ड्स द एम लाइन। उसी तरीके से बीच में एम लाइन है, ये फाइब्रस प्रोटीन का बना होता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन की तरह है ये, और ये मूव नहीं करेगा।
बेसिकली टाइटिन मायोमेसिन प्रोटीन से बना होता है। आप इसको याद करें या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा क्या चीज कि ये फाइब्रस है, ये इमोबाइल है, ये मूव नहीं करेगा। और इसको आपको याद रखना होगा क्या, ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन वाली प्रॉपर्टी, ये मूव करेगा टुवर्ड्स द एम लाइन। और एक और बात समझना है, सिर्फ और सिर्फ आई बैंड हो विदाउट ओवरलैपिंग, लेकिन वह आई बैंड वह पोर्शन थिन फिलामेंट का, यहाँ देखिए ये जो थिन फिलामेंट दिख रहा है ना, ये थिन फिलामेंट का वह पोर्शन जो थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप नहीं किया, इतना वाला पोर्शन, उसको आई बैंड बोलते हैं और या लाइट बैंड बोलते हैं। लेकिन थिक फिलामेंट का वह पोर्शन जो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन कंटेनिंग है, यानी कि उसे क्या बोलेंगे हम एच डोन बोलेंगे, यानी कि उसके ऊपर आई बैंड ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तब उसे एच डोन बोलेंगे। अब कंप्लीट थिक बैंड उसे हम क्या बोलेंगे, ए बैंड, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डार्क बैंड। ठीक है, ये हमारा सार्कोमेयर का एक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से इधर भी क्या होगा, इधर भी इस जेड बैंड से क्या जुड़ा होगा, इधर इस तरफ भी हमारा आई बैंड। एग्जैक्टली ऐसे ही ढेर सारे क्या होगा, एक सार्कोमेयर, दूसरा सार्कोमेयर, तीसरा सार्कोमेयर, इस तरीके से पूरा मायोफाइलिट में ढेर सारे सार्कोमेयर हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि थिक बैंड और थिन बैंड एज वेल एज थिन बैंड, ये एक दूसरे से क्या है, ऑर्डर में अरेंजमेंट है। पहला पॉइंट, ये ऑर्डरली अरेंजमेंट है। दूसरा कि जो थिक बैंड है ऑलरेडी पता है आपको कि क्या चीज से बना हुआ है, ये बना होता है मेरोमायोसिन से। ठीक है, मेरोमायोसिन से बना होता है। तो देखिए इसका जो हेड वाला पोर्शन है, ये हेड वाला जो पोर्शन है ये अवे फ्रॉम द एम लाइन होगा, और टेल किस तरफ होगा, इनका टेल जो होगा वो एम लाइन की तरफ होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसका टेल जो होगा, इनका मेरोमायोसिन का जो टेल होगा हमेशा सबका किधर ओरिएंटेड होगा, टुवर्ड्स द एम लाइन, और हेड किधर होगा, टुवर्ड्स द जेड लाइन, ताकि ये जो हेड है इसके साथ इंटरेक्ट करे और इसको क्या कर सके, पुल कर सके। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है क्या कि मेरोमायोसिन का जो हेड वाला पोर्शन है टुवर्ड्स द जेड लाइन की तरफ ओरिएंटेड होगा, और इसका जो टेल वाला पोर्शन है वो एम लाइन की तरफ ओरिएंटेड होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, रेस्टिंग पोजीशन में, यानी कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं उस कंडीशन में भी आपका आई बैंड जो होगा पार्शियली, ठीक है, वो ए बैंड के ऊपर ओवरलैप रहता है। यानी कि आप सोच रहे होंगे क्या कि आई बैंड जो है इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होगा रेस्टिंग कंडीशन में, तो ऐसा गलत सोच रहे हैं। यानी कि रेस्टिंग कंडीशन में भी ये जो आई बैंड है पार्शियल, देखो थोड़ा सा पार्शियल ओवरलैपिंग है, किसके ऊपर भाई, तो ये हमारा ओवरलैपिंग है हमारा थिक फिलामेंट के ऊपर, यानी क्या, ये जो मायोसिन से बना हुआ जो फिलामेंट है उसके ऊपर ओवरलैप है। तो आपको इतना पॉइंट याद रखना होगा। कौन मूव करता है इसमें, जेड मूव करता है टुवर्ड्स एम लाइन। कौन मूव नहीं करता है, तो एम लाइन मूव नहीं करता है। इनका जो एंड टू एंड थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट का पार्शियल ओवरलैप होता है एक दूसरे के ऊपर रेस्टिंग कंडीशन में, ये भी आपको याद रखना होगा। दूसरा बात, जो एम फिलामेंट है उसका जो टेल वाला पोर्शन है, यानी कि जो थिक फिलामेंट है उसका जो टेल वाला पोर्शन है वो एम लाइन की तरफ ओरिएंटेड होगा, और हेड जो होगा सार्कोमेयर की तरफ ओरिएंटेड होगा। और जो इसका थिक फिलामेंट है उसका जो टेल है वो अटैच होता है किसके साथ, फाइब्रस मेम्ब्रेन के साथ। तो उस किससे भी किस प्रोटीन से, तो टाइटिन प्रोटीन से। ध्यान रखना, और भी प्रोटीन होते हैं उनका याद करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से जो आई बैंड होता है वो जेड लाइन से अटैच होता है, यानी कि जेड प्रोटीन से अटैच होता है, यानी कि इलास्टिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है वो भी। ठीक है, इसका और फ्री एंड होगा इनका एक दूसरे से ओवरलैप होगा। ठीक है, इतना बात तो समझ गए। हाँ, एक और चीज, कोई पूछे कि इसमें से कौन सा जोन बदलता है, यानी कि कांस्टेंट नहीं होगा, तो एच जोन कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो एच जोन होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो एच जोन है वो क्या चीज से बना है भाई, तो एच जोन हम देख रहे हैं क्या कि मायोसिन का वह पोर्शन जो एक्टिन से ओवरलैप नहीं है, यानी कि एक्टिन से ओवरलैप नहीं है वो वाला मायोसिन का पोर्शन। तो ऑब्वियसली जब ये और अंदर की तरफ आएगा जेड बैंड तो और ओवरलैपिंग बढ़ेगी, तो एच जोन का साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। और किसका साइज रिड्यूस होगा, आई बैंड का। आई बैंड हमने बोला क्या कि आई बैंड जो होता है वो थिन फिलामेंट का, ये देखिए थिन फिलामेंट का वह पोर्शन जो ओवरलैप नहीं है, यानी कि थिन फिलामेंट का पोर्शन जो ओवरलैप नहीं है किसके ऊपर, थिक फिलामेंट के ऊपर। तो इतना पोर्शन, तो जब ये जेड लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये आई बैंड क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि आई बैंड और एच जोन ये दोनों क्या होगा, वेरिएबल होगा इनका लेंथ। ठीक है, लेकिन ए बैंड कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या, पिछले वीडियोस में हमने देखा क्या किस तरह से हमारी प्यारी जो हमारी एक्टिन थी, मिस इंडिया मटेरियल,
वो कितनी क्यूट थी, प्यारी सी थी, उसका स्ट्रक्चर कितना थिन था, क्योंकि थिन फिलामेंट फैमिली के मेंबर थी वो। तो उसी तरीके से हम देखेंगे क्या कि एक्टिन जिस तरह से मायोसिन बहरूपिया वाला रोल प्ले करता था, वही मायोसिन जो एक्टिन का आशिक हुआ करता है थिक फिलामेंट में। तो वो जो मायोसिन है उसके ढेर सारे हमने रूप दिखाए थे। तो आज आपको हम एक्टिन के भी अलग अलग रूप दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से एक्टिन हमारी बिहेव करती है। तो देखिए जरा हमारी प्यारी क्यूट एक्टिन का स्ट्रक्चर जरा देखिए कैसे किस रूप में रहती है। ये देखिए हमारी एक्टिन है, ये अपनी एक्टिन है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कि हमने पहले भी समझा कि जो मेरा ये एक्टिन है अपना, ये हमारी एक्टिन, इनका अपने थिन फिलामेंट में अपने हस्बैंड के साथ इंटरेक्शन होगा जिनका क्या नाम था, ट्रोपोमायोसिन। साथ ही साथ इनके सिस्टर के साथ भी इनका इंटरेक्शन होगा जिनका नाम क्या था, ट्रोपोनिन। और साथ ही साथ इन दोनों का भी आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इतना बात हमने समझा था। तब जाके एक स्टेबल फिलामेंट बना हुआ है, तब जाके एक स्टेबल फैमिली है। देखिए ना, एक परिवार में तीनों सदस्य बड़े प्यार से रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार दिखा रहे हैं। ट्रोपोमायोसिन इन दोनों के लिए भी प्यार दिखा रहा है, उसी तरीके से एक्टिन भी इन दोनों के लिए साइट रखा हुआ है, उसी तरह से ट्रोपोनिन भी इन दोनों के लिए साइट रखा हुआ है। लेकिन जब ये एक्टिन इस रूप में है, जो हमारा एक्टिन है, जब अपने परिवार में स्टेबल फॉर्म में है, तो हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में हमने समझा था कि जब ये स्टेबल फॉर्म में होगा तो जो अपने आशिक है उसके लिए जो साइट होगा एम का, मायोसिन के लिए जो साइट होगा वो हिडन होगा, मास्क होगा। क्यों होगा? मास्क कौन किया हुआ है? ट्रोपोमायोसिन। ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ये अपना ट्रोपोमायोसिन है, ये ट्रोपोमायोसिन जब तक से इनके हस्बैंड रहेंगे तब तक से अपने आशिक के लिए प्यार नहीं दिखा सकते। इसी वजह से क्या है, देखिए कि ये जो मायोसिन का जो साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट वो क्या है, मास्क है। और मास्क कौन किया हुआ है भाई? इनके हस्बैंड कौन? ट्रोपोमायोसिन, सॉरी, इनके हस्बैंड कौन किए हैं? ट्रोपोमायोसिन। इन्हीं की वजह से डर के मारे क्या है, ये मास्क है। और चूंकि फिलहाल इस कंडीशन में एक्टिन, देखिए इस कंडीशन में पहला रूप है एक्टिन का ये, हाँ देखिए ये पहला रूप है जिसमें हमारा जो एक्टिन है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन एक स्टेबल फॉर्म में इनका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। लेकिन इस परिवार में इनकी जो ट्रोपोनिन है, इनका बॉयफ्रेंड का नाम है क्या, कैल्शियम, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होता है, स्टोर हाउस है कैल्शियम का। वहां से जब ये आता है और ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है, वैसे ही इनके जीजा जी को बुरा लग जाता है, क्योंकि कोई भी जीजा नहीं चाहता है क्योंकि साली को कहीं चक्कर हो, बड़ा प्यार होता है ना जीजा लोग अपनी सालियों से। यही वजह है क्या कि पूरा जो परिवार है बिखर जाता है और इनका आपस में झगड़ा हो जाता है, इनके कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस आ जाते हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन में जो ये स्टेबिलिटी है वो डिसेबल्ड हो जाता है। और देखिए इनका रूप कैसा होगा, दूसरे रूप में क्या होगा, दूसरा कंडीशन में कि जो ट्रोपोनिन है इनका इंटरेक्शन किसके साथ हो गया, कैल्शियम के साथ। इनका इंटरेक्शन कैल्शियम के साथ हो गया और इसी ट्रोपोनिन का इंटरेक्शन इनके जीजा की जी के साथ बढ़ गया और इनकी जो एक्टिन है वो अलग हो गई। जैसे ही ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटरेक्शन की, इनके हस्बैंड नाराज हो जाते हैं और इन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। और यही फायदा उठा करके एक्टिन क्या हो जाती है, फैमिली छोड़ के भाग जाती है, घर छोड़ के भाग जाती है। तो इसीलिए मैंने गाना सुनाया था क्या कि एक्टिन का वह रूप जिस रूप में अपने घर को छोड़ने वाली है। हमने घर छोड़ा था, रस्मों को तोड़ा था। देखिए अपने इस पूरी फैमिली के कॉन्फ़िगरेशन को बिगाड़ दिया, कौन? कैल्शियम ने। यानी कि इसके वजह से क्या होगा, इस पूरे फैमिली का डिसओरिएंटेशन हो जाएगा इनके कॉन्फ़िगरेशन का, और एक्टिन पूरी तरीके से क्या हो गई, फैमिली से अलग हो जाएगी। और इसी का फायदा इनके जीजा उठा लेते हैं अपने ट्रोपोनिन के साथ। ये जो पहले से जो बॉन्डिंग होगी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की और मजबूत हो जाएगी। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या कि जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है, एक्टिन अलग हो जाता है उस पूरे सिस्टम से, ठीक है। और उस दौरान ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का जो पहले से इंटरेक्शन है वो मजबूत हो जाता है। तो ये जो ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमायोसिन है, इनका इंटरेक्शन मजबूत हो जाता है। जरा देखिए इस तरीके से हमारे पास ये दो रूप है, इस एक्टिन का दो रूप है। एक ऐसा रूप जिसमें एक्टिन स्टेबल फॉर्म में है पूरे कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेस्टिंग स्टेज। ये है रेस्टिंग स्टेज, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा इस स्टेज में। और दूसरा स्टेज क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज है, यानी कि इसमें अब एक्टिन क्या है, अवेलेबल है
अब ये जब फ्री हो गया तो इसको अपने हस्बैंड का कोई डर नहीं है। अब अपने आशिक को दिल खोल के प्यार करेगी। देखिए ना, ये देखिए इसका दिल बाहर निकाल दे, एकदम पूरा प्यार दर्शा रही है। ये जो हिडन साइड था मायोसिन के लिए, ये पूरी तरीके से खुला छोड़ दी। ये इस तरीके से इसके दो रूप हैं। तो हमने समझा क्या कि ऐसे, यानी कि ट्रोपोनिन एक्टिन, इनका इंटरेक्शन है आपस में, और ट्रोपोमायोसिन, ये पहला फॉर्म है। और दूसरा फॉर्म क्या है कि जैसे ही कैल्शियम आएगा, कैल्शियम किसके साथ बाइंड करेगा? ट्रोपोनिन के साथ, और एक्टिन हो जाएगा अलग। तो ट्रोपोनिन इंटरेक्शन होगा किसके साथ? कैल्शियम के साथ। और इधर इनके जीजा के साथ जो इंटरेक्शन है कैल्शियम के अलग होने से, ट्रोपोमायोसिन के साथ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? इनका बढ़ जाएगा, और एक्टिन पूरी तरीके से फैमिली से अलग हो जाएगी। ये दूसरा रूप है। और यही रूप आपस में फिर ये इसमें आना हो तो कैल्शियम के लेवल को क्या करना पड़ेगा? कम। तो जैसे ही कैल्शियम के लेवल कम होते हैं, वापस से इनकी जो फैमिली है वो स्टेबल रहती है। जैसे ही इनका बॉयफ्रेंड भाग जाता है ट्रोपोनिन का, तो जीजा जी को खुशी हो जाती है, इनमें समझौता हो जाता है, और पूरी परिवार फिर से स्टेबल हो जाती है। तो देखिए, हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम के लेवल कम करने से इस फॉर्म से, इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से किस फॉर्म में चला जाएगा भाई? रेस्टिंग फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारे कैल्शियम, हमारा ये जो एक्टिन का जो परिवार है, इस तरीके से हमारे एक्टिन के परिवार के दो स्टेजेस हैं, ये दो रूप में एग्जिस्ट करते हैं। और इन्हीं स्टेजेस को कपल करना होता है, किसके साथ? थिक फिलामेंट वाले स्टेजेस के साथ। एक ऐसा स्टेज आएगा जब एक दोनों एक दूसरे के साथ जब कपल करेंगे, तो देखते हैं उन रिएक्शन को कैसे कपलिंग होती है। तो अभी हमने देखा क्या, एक्टिन के दो फॉर्म थे, दो तरीके से वो एग्जिस्ट कर रहा है। पहला रेस्टिंग स्टेज में एग्जिस्ट करता है, जिसमें पूरी कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से क्या है? स्टेबल है। और दूसरा स्टेज हमने क्या देखा? हमने वो स्टेज देखा जिसमें कैल्शियम जो है एक्टिन के साथ, कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन के साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे पूरे घर में तबाही आ जाती है, और जीजा जी नाराज होता है, आपस में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, और एक्टिन इसी का फायदा उठा के घर छोड़ के भाग जाती है। इससे एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट जीजा जी को ये होगा कि साली के प्रति जो इंटरेक्शन है वो मजबूत हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब कैल्शियम आपका इंटरेक्शन ट्रोपोनिन के साथ करता है, कौन से ट्रोपोनिन से? ट्रोपोनिन के कौन से डोमेन से? ट्रोपोनिन सी से। किससे? ट्रोपोनिन सी से। ये है आपका ट्रोपोनिन, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक बार कर देता हूँ। ट्रोपोनिन के 3 डोमेन थे, हमने पहले ही बताया, ये सी और ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। ठीक है, ट्रोपोनिन आई से इंटरेक्शन किसके साथ था? एक्टिन के साथ। और ट्रोपोनिन टी का इंटरेक्शन किसके साथ था? ट्रोपोमायोसिन के साथ। और क्या ये सी का इंटरेक्शन किसके साथ होगा? कैल्शियम के साथ। तो पहले तो इस फॉर्म में है एग्जिस्टेंस इनका, और जैसे ही कैल्शियम बाइंड करेगा, ये इंटरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और होगा क्या कि एक्टिन वाला पोर्शन साइड क्या हो जाएगा? खाली। यहाँ इंटरेक्शन खत्म हो गया एक्टिन का, एक्टिन पूरी तरह से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और ये जो ट्रोपोनिन टी है, ये जो इंटरेक्शन है इनका और मजबूत हो जाएगा। किसके साथ? एम के साथ। ये ट्रोपोनिन टी वाला जो साइड है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ जो इंटरेक्शन है और मजबूत हो जाएगा। यानी देखिए, ट्रोपोनिन का बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ गया, किसके साथ? ट्रोपोमायोसिन के साथ। इधर इंटरेक्शन किसके साथ है भाई? कैल्शियम के साथ। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि ये जो इंटरेक्शन है कैसा इंटरेक्शन है? आपको पता है, मैंने ऑलरेडी मेरा पहला वीडियो देखना होगा आपको, ये सब सेकेंडरी इंटरेक्शन है। हाँ, लेकिन एक इंटरेक्शन प्राइमरी इंटरेक्शन है, जो ये वाला है, ये एक आयनिक इंटरेक्शन है, यह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इंटरेक्शन है। ठीक है, ये कैसे पता चल रहा है? देखो ना यार, पूरी तरीके से चार्ज है कैल्शियम। तो यहाँ पर जो प्रोटीन होगा, चूंकि इस यहाँ पे जो प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड होंगे, वो अमाइनो एसिड भी चार्ज होंगे। चूंकि ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो अमाइनो एसिड से बना जो पोर्शन होगा, वो पोर्शन कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा, तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में। तो बताइए कौन सा अमाइनो एसिड जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं? तो देखिए, बता देता हूँ मैं। देखिए, हमें पता है कि कार्बन है, कार्बन की तरफ एक तरफ क्या होता है? COOH, और एक तरफ क्या होता है? अमोनिया पुरुष, और H होता है। और इस R की जगह पर हम क्या कर दे? COO माइनस। अगर हम ये करते हैं तो ये एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा, ये हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड। अब देखिए, इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर देगा? ये चार्ज बैलेंस है। ओवरऑल एस्पार्टिक एसिड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। उसी तरीके से एक और, यानी कि जो एसिड वाला पोर्शन होगा, जो अमाइनो एसिड एसिडिक नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर
एसिडिक नेचर के जो अमाइनो एसिड होंगे वो सब कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज। एक और अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, सेम कहानी है उसकी भी, ठीक है। ये H हो जाएगा COO माइनस, बशर्ते क्या एक कार्बन के बाद कितना, 2 कार्बन के बाद COO माइनस, R की जगह पे रखना है, ये बन जाएगा क्या, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो जब केमिस्ट्री के कुछ बातें आती हैं तो आप समझ लीजिए, मैंने जो यहाँ पे अमाइनो एसिड समझाया है आपके एक एक अमाइनो एसिड सब याद होने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपको सारे स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। इवन उसका क्लासिफिकेशन कि कौन सा अमाइनो एसिड जो है कि एरोमेटिक है, कौन एलिफेटिक है, कौन जो है कि पॉजिटिवली चार्ज है, कौन नेगेटिवली चार्ज है, कौन सिंपल है, कौन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, तो आपको ये सारे डाटा पता होना चाहिए एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे तो भाई पूछे कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड होगा कौन होगा भाई, तो आराम से बता सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो जो ट्रोपोनिन C वाला कंपोनेंट होगा तो वहाँ पे जो अमाइनो एसिड होंगे वो एसिडिक अमाइनो एसिड होंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड होंगे। वो कौन से होंगे भाई, ग्लूटामिक एसिड और कौन, एस्पार्टिक एसिड, इन्हीं से बना हुआ है। तो ये इंटरेक्शन है इस तरीके से। तो जरा हम देखते हैं और दोनों का आपस में कपल करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, बेसिकली देख लिया जाए क्या कि एक्टिन के जो स्ट्रक्चर हैं और मायोसिन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों स्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और इंटरेक्शन कराने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। देखिए कैसे होता है। हमने पहले ही देखा क्या कि हमारे पास मायोसिन के कितने रूप हैं, तो देख लेते हैं। पहला रूप मायोसिन का क्या है कि मायोसिन है अपना, और ये किस फॉर्म में है, एडीपी विथ इनऑर्गेनिक फास्फोरस, ये दोनों इसमें क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है, ऐसा इस फॉर्म में है, लेकिन समस्या क्या है कि ये बॉन्ड बनाया नहीं है अभी भी, किनके साथ नहीं इंटरेक्शन किया हुआ है, किसके साथ, एक्टिन के साथ। तो जब इंटरेक्शन नहीं कर रहा है इसका मतलब कि एक्टिन का कौन सा रूप में होगा, पहला रूप में होगा, रेस्टिंग स्टेज में, क्योंकि अगर इंटरेक्शन करना होता है तो एक्टिन को अलग होना पड़ेगा, यानी कि जो एक्टिन का जो रूप होगा, 2 ही रूप है, तो कौन सा रूप होगा उसमें, स्टेबल वाला रूप होगा, यानी कि रेस्टिंग स्टेज वाला होगा। यानी कि एक्टिन कुछ इस तरीके से होगी, इधर इंटरेक्शन एक्टिन किनके साथ है, ट्रोपोमायोसिन के साथ, इधर किसके साथ है, ट्रोपोनिन के साथ। यानी कि किस स्टेज में है ये एक्टिन, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में है, पहले स्टेज में है, यानी कि इसके साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये कौन सा स्टेज है, मायोसिन का। तो मायोसिन का ये पहला स्टेज कौन सा है हमारा, हमें पता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनर्जाइज स्टेट, एनर्जाइज स्टेट, ये है अपना एनर्जाइज स्टेट। एनर्जाइज स्टेट में मायोसिन जो है एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस को तोड़ चुका है। हमें पता है कि मायोसिन के अंदर, मायोसिन के हेड के ऊपर एटीपीएस एक्टिविटी है, मेरा पुराना लेक्चर देखना होगा शुरू से, तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्या किया यहाँ पे हमें पता है, मैंने इस कहानी को सुनाया था कि इसका दोस्त है, अपने दोस्त का क्या किया है, ये देखिए ना, अपने दोस्त को तोड़ दिया है ऑलरेडी, इनका टांग तोड़ दिया है। अब दोस्त क्या है इनके, दोस्त इनके अब इसको रोक नहीं पाएंगे एक्टिन के साथ इंटरेक्शन करने से, तो इंटरेक्शन तो कर तो लेगा, ये चाहता है कि खूब इंटरेक्शन करूं, लेकिन ये एक्टिन फ्री ही नहीं है, इसीलिए बोलेंगे इसको एनर्जाइज स्टेट, क्योंकि इस स्टेट में ये एक्टिन से बाइंड करना चाहता था, लेकिन एक्टिन बाइंड करने लायक ही नहीं है। यहाँ एक्टिन रेस्टिंग स्टेज में है, ये पहला फॉर्म हुआ, दोनों का एक दूसरे के साथ कपल कर रहे हैं रिएक्शन को। दूसरा स्टेज में क्या होगा, ये मायोसिन है हमारा, इनका इंटरेक्शन फिर से किस स्टेज में है, ये स्टेज है यही है, लेकिन इस बार हुआ क्या है, इस बार कहानी कुछ बदल गई है। ये अपना मायोसिन है, ठीक है, सेम स्टेज में है, लेकिन इसको एनालाइज स्टेट नहीं बोलेंगे। क्या, क्यों, क्योंकि इस बार क्या किया इसने, एक्टिन के साथ बॉन्ड बना लिया भाई साहब। यानी कि जब एक्टिन के साथ बॉन्ड बना लिया तो ऑब्वियसली एक्टिन किस फॉर्म में होगा, अपने दूसरे रूप में होगा। कौन से रूप में, जिसमें कि एक्टिन का जो कॉन्फ़िगरेशन है पूरे थिन फिलामेंट का वो डिस्टर्ब हो चुका है, यानी कि इसमें एक्टिन पूरी तरह से क्या हो चुकी होगी, अलग हो चुकी होगी। और कौन आ चुका होगा इस स्टेज में, ट्रोपोनिन के साथ कौन आ चुका होगा इंटरेक्शन करने, कैल्शियम। और ट्रोपोनिन के साथ यहाँ पे जो ट्रोपोमायोसिन का इंटरेक्शन है पहले के कंपैरिजन बढ़ गया होगा, यानी कि दूसरा ये स्टेज है, यानी इस स्टेज में एक्टिन है और एक्टिन इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन से अलग हो गया, इसीलिए तो ये एक्टिन इसके साथ इंटरेक्शन कर लिया है। तो जब ये इंटरेक्शन कर लिया तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रिज स्टेज, यानी कि क्रॉस लिंक स्टेज है। यहाँ पे क्रॉस लिंक बन गया या क्रॉस ब्रिज, ये क्रॉस ब्रिज स्टेज है, ये क्रॉस ब्रिज स्टेज है, ठीक है। ध्यान रहे सेम चीज, जब ये
बॉन्ड बना लेगा तो इसको क्रॉस ब्रिज बोलेंगे, और जब बॉन्ड नहीं बना पा रहा है तो उसको एनर्जाइज स्टेट बोलेंगे। इस स्टेट में बॉन्ड बन चुका है एक्टिन के साथ। तीसरे फॉर्म में क्या होगा, आपके एनसीईआरटी में हमारे पास 2 स्टेज होता है, फिर एडी, पहले इनऑर्गेनिक फास्फोरस अलग होता है, फिर एडीपी होता है। मेरा पुराना वीडियो देखिए, उसमें मैंने 2 स्टेज आगे बढ़ाया हुआ, लेकिन आपके बुक में जो है कि दोनों को एक में किया हुआ, तो एक में कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। अगले स्टेज में क्या होगा, इनऑर्गेनिक फास्फोरस और एडीपी क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक फास्फोरस और एडीपी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस स्टेज में क्या होगा, मायोसिन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, अलग। ये मायोसिन का तीसरा रूप है, जिसमें अपने दोस्त को क्या किया, लात मार के भगा दिया, बोला कि भाई साहब तू निकल जा, क्योंकि तेरे वजह से मैं एक्टिन के साथ मोहब्बत नहीं कर पा रहा हूँ, एक्टिन से मैं प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक्टिन से इंटरेक्शन करने के चक्कर में और एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस दोनों को अलग कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इंटरेक्शन और तेज हो जाएगा, किसके साथ, एक्टिन के साथ। ये कौन सा स्टेज होगा, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। इस स्टेज में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। इस स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इस स्टेज में क्रॉस ब्रिज बन रहा है, ध्यान रखने की बात है, इस स्टेज में क्रॉस ब्रिज बनेगा, ठीक है। लेकिन इस स्टेज में क्या होगा, इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसमें जैसे ही एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फोरस अलग होंगे, यानी कि आपने एटीपी का इस्तेमाल कर लिया पूरी तरीके से, आपने पूरे सिस्टम को बाहर कर दिया, मायोसिन अकेला हो जाएगा, अब इसका दोस्त है नहीं, फुल्लम फुल्ला प्यार करेगा, किसके साथ, एक्टिन के साथ। और इस स्टेज में क्या होगा, पावर स्ट्रोक, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन करेगा इस स्टेज में। अब ये होगा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक का स्टेज ये है, जिसमें क्या कि मायोसिन किसको, अपने दोस्त को लात मार के हटा दिया, ये बोलेंगे पावर स्ट्रोक। और बाकी तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेंगे, एक्टिन इसी स्टेज में रहेगा, जिसमें क्या ये ट्रोपोनिन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और इधर क्या अपना ट्रोपोमायोसिन। ये आप देख लीजिए यहाँ पे, एक्टिन अभी भी उसी स्टेज में है, ठीक है, जिसमें इनका कैल्शियम अभी भी दखल दिए हुए है। इधर जीजा जी का ऐश चल रहा है, किसके साथ, अपनी साली ट्रोपोनिन के साथ। देखिए मजा ही मजा है उधर जीजा जी को अपने। अब इधर देख लेते हैं, ये क्या अपना पावर स्ट्रोक स्टेज है। अगले स्टेज में क्या होगा कि दोस्त जो है इनका वापस आ जाता है, और दोस्ती जो है, जो खटास आया था उसको सुधारने की कोशिश होती है, और एटीपी पूरे एटीपी इनके साथ, मायोसिन के साथ बाइंड कर जाएगा। अगले स्टेज में एटीपी आ जाएगा। जब एटीपी आ जाएगा तो दोस्त इनको बाइंड करने नहीं देगा, मैंने पहले भी समझा चुका है। इस पूरे वीडियो को अगर अच्छे समझना है तो पुराना वीडियो देखिए, मेरा पहला एपिसोड देखिए, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब इनका दोस्त वापस आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन में एक्टिन का मजाक ही नहीं है कि बाइंड कर जाए, तो बाइंड कहाँ से कर पाएगा, यानी इस कंडीशन में कोई बाइंडिंग नहीं होगी। जो बाइंडिंग हुआ है उल्टा वो बाइंड बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा। दोस्त के रहते हुए एक्टिन डर जाती है और इनका दोस्ती वापस आ जाता है, दोस्ती इनकी बन जाती है, जिसकी वजह से क्या कि मायोसिन जो है अब एक्टिन का चक्कर छोड़ देता है। तो इस स्टेज में क्या होगा कि क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, जिसको बोलेंगे क्या, डिटैचमेंट स्टेज। डिटैचमेंट स्टेज ये है अपना डिटैचमेंट स्टेज। इस केस में इंटरेक्शन तो खत्म हो चुका है, और बेचारा एक्टिन तो अलग है, और ये एक्टिन चाहेगी कि मैं इधर जुड़ जाऊं, कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में कौन जुड़ के रखा हुआ है, कैल्शियम, जो इस सिस्टम को क्या किया है, सिर्फ घर के अंदर भूचाल आ चुका है, घर के अंदर भूकंप ला चुका है। अब एक्टिन जो है बेचारी ना घर की रही ना घाट की रही, ठीक है, ना घर की रही ना घाट की रही। बेचारी निकली तो थी अपना दिल को एक्सपोज करके, इनके साथ नहीं होता है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, हो गया, कहानी खत्म मायोसिन का। बेचारी अपना पूरा दिल खोल के लेकर के आई थी मायोसिन के लिए। यहाँ भी देखिए पूरा दिल खोल के रही थी, यहाँ दिल खोल के तो लाई थी, लेकिन बेचारी का दिल का ऑपरेशन ही हो गया, दिल का ऑपरेशन हो चुका है। यहाँ देखिए, यहाँ से पूरी तरीके से, यहाँ तो बेचारा इसका दोस्त आ गया और इसके साथ लिपट लिया। अब ये इधर कैल्शियम इनके साथ बॉन्डेड है, न एक्टिन अपने परिवार की रही ना इस परिवार की रही, कहानी वही है। वो अभी हाल फिलहाल में नहीं है, ज्योति मौर्य जो एसडीएम है, उन्हीं वाला हाल है, ना पति एक्सेप्ट कर रहा है ना उधर उनका बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट कर रहा है। दोनों में ही क्या हो चुका है, दोनों घाट की नहीं रही अपनी। सेम कहानी अपने एक्टिन की है। एक्टिन इस स्टेज में क्या है, उदास हो गई जिंदगी से, है ना, तो जिंदगी में क्या हो गया, भूचाल आ गया एक्टिन के। ये वो स्टेज है जिस स्टेज में क्या है, डिटैचमेंट स्टेज है। इस स्टेज में क्या होगा, आप अगर ये सोच रहे होंगे कि रिलैक्सेशन होगा तो गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि रिलैक्स होने के लिए ये स्टेबल आना पड़ेगा। कौन सा स्टेबल, इस स्टेज में आना पड़ेगा इसको, और इस स्टेज में आने के लिए कैल्शियम को जाना होगा, और चूंकि कैल्शियम तो गया ही नहीं है, अभी भी कैल्शियम मेंटेन है, तो रिलैक्सेशन का कोई चांस ही नहीं बनता। क्या उपाय है भाई, कोई उपाय नहीं है। देख लेते हैं, सिंपल सा एक उपाय है। फिर से क्या होगा कि एटीपी क्या करेगा, मायोसिन क्या करेगा, वापस से किस स्टेज में चला जाएगा, एनर्जाइज स्टेज में चला जाएगा, क्योंकि इसके पास एटीपीएस एक्टिविटी है, तो फिर से एनर्जाइज स्टेज में चला जाएगा। फिर से क्या होगा, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। फिर ये जो एक्टिन है इनके साथ फिर क्या बन जाएगा,
क्रॉस ब्रिज बन जाएगा और फिर से इनको पुल किया जाएगा। यानी कि ये कैल्शियम जब तक से रहेंगे, कुछ एक क्षण ऐसा आएगा इनकी जिंदगी में जिस क्षण में ये बेचारी एक्टिन अलग हो जाएगी। लेकिन ये साइकिल बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, यानी कि पावर स्ट्रोक दिया जाएगा और ये साइकिल बार बार रिपीट होगा। देखिए जैसे कि हमने ये एक्टिन को देखा, यहाँ पर ये एक्टिन है अपना, और ये अपना हो गया फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरा ट्रोपोमायोसिन है। तो ये जो अपना ट्रोपोमायोसिन है, ऐसे इसमें ढेर सारे मेरोमायोसिन है, उसी का पॉलीमर है, हमने पहले ही बता चुका है पुराने लेक्चर में। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये हमारा एक्टिन फ्री है, फॉर एग्जांपल अपना अगर ये एक्टिन फ्री है इधर, देखिए जैसे कि ये मान लीजिए कि ये अपना एक्टिन फ्री है और कैल्शियम जो है इधर किसके साथ बाइंडेड है, ट्रोपोनिन के साथ, और इधर इंटरेक्शन किसके साथ है, इधर ट्रोपोमायोसिन के साथ। अगर इस स्टेज में जब तक से ये हमारा कैल्शियम होगा, जब तक से अपना कैल्शियम होगा, वो हमेशा इनके साथ बाइंडेड होगा। यानी कि ये जो जीजा जी और इनकी जो शादी का इंटरेक्शन है और साथ में इनका बॉयफ्रेंड का इंटरेक्शन है, ये बना होगा। और इस वजह से क्या होगा कि ये हमारी जो एक्टिन होगी हमेशा क्या रहेगी, फ्री रहेगी। ऐसे स्टेज में क्या होगा कि एक साइकिल चल भी जाएगा, एक साइकिल चल भी जाएगा तो फिर दूसरे साइकिल इसके साथ फिर से इंटरेक्शन हो जाएगा। यानी कि फिर से अगली बार फिर से ये जो, यानी कि पहले स्टेज में मान लीजिए क्या कि ये मायोसिन इसके साथ बॉन्डेड है और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अगले स्टेज में मान लीजिए क्या यहाँ पे एटीपी आएगा, तो एटीपी तो इसके साथ बाइंड होगा तो डिटैच हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल क्या होगा, इसमें एटीपीएस एक्टिविटी है, तो वापस से एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस के साथ ये बाइंडेड होगा। अब ये चार्ज हो गया, एनर्जाइज स्टेट में होगा। तुरंत कुछ देर के बाद क्या होगा कि यही एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस ये क्या करेगा, अगले पल में फिर से वापस साइकिल को रिपीट करने के लिए इसके साथ फिर से क्रॉस ब्रिज बना लेगा, तो इसको क्रॉस ब्रिज स्टेट बोलेंगे। और अगले ही पल क्या होगा कि वापस से फिर से क्या होगा कि ये जो है ये पावर स्ट्रोक देगा और ये इसका मूवमेंट किधर होगा, इस तरीके से। तो वापस से जब मूवमेंट इसका इस तरीके से होगा तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के कहाँ वापस आ चुका होगा, ऐसे इतना दूर ये कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस आ गया होगा। और ये जो इसका हेड है उसका कंडीशन कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, इसका जो हेड होगा वो इस तरीके से टेल की तरफ आ जाएगा। यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में है, तो ध्यान देने वाली एक और बात क्या है, जब ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में है तो टेल, और एक और बात, इधर जो है अपना एम लाइन है, ये है एम लाइन, और इधर हमें पता ही है ये किधर इधर जुड़ा हुआ है, इधर ये जुड़ा हुआ है जेड लाइन से। कौन अपना ये एक्टिन। ऐसे कंडीशन में क्या होगा ये हमारा कि इधर देखिए, तो पहले स्टेज में क्या होगा कि यहाँ पे जो जब ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में है तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो, अगर ये डिटैच स्टेट में है, यहाँ पे डिटैच स्टेट में है, तो यहाँ पे जो टेल और इसके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा यहाँ ज्यादा। किस स्टेज में, डिटैच स्टेज में है। यानी कि टेल और हेड नेक के बीच में एंगल जो होगा वो कितना है, यहाँ पे दिख रहा है 90 डिग्री से ज्यादा, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। लेकिन कुछ देर के बाद ये एटीपीएस एक्टिविटी होगा और ये इनऑर्गेनिक फास्फोरस इनसे क्या होगा, अलग होगा, लेकिन जुड़े रहेंगे दोनों। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अभी भी जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये डिटैच स्टेट के बाद, ये एनर्जाइज स्टेट होने के बाद ये जो पोर्शन है इसमें बस इसके थोड़ा सा हेड में कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होता है और ये एंगल कितना बन जाएगा, यहाँ से ये एंगल बन जाएगा टोटल यहाँ पे 90 डिग्री का, लगभग अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यानी कि जब ये एनर्जाइज स्टेट में आता है तो एटीपी ब्रेक होता है, तो इसके हेड में कन्फर्मेशनल चेंज होता है, सिर्फ हेड और नेक में। तो अब यहाँ पे जो एंगल होगा इस केस में थीटा का वैल्यू लगभग 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि राइट एंगल हो जाएगा, अपना राइट एंगल हो जाएगा। लेकिन अभी भी क्रॉस ब्रिज नहीं बना है, लेकिन जब क्रॉस ब्रिज बनेगा तभी भी एंगल कितना रहेगा, यहाँ पे वापस से फिर से एंगल कितना होगा, वही 90 डिग्री अप्रोक्सीमेट। यानी क्रॉस ब्रिज स्टेट में भी एंगल कितना होगा, यहाँ पे वापस से 90 डिग्री स्टेज। हाँ, अगले कंडीशन में क्या होगा कि ये पावर स्ट्रोक देगा और ये टेल की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका हेड और नेक जो एंगल होगा वो थीटा 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। और ये इसको क्या करेगा, जब ये इसके तरफ मुड़ेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसकी इंटरनल पुलिंग होगी। किसके तरफ, एक्टिन का पुलिंग होगा एम लाइन की तरफ, एम लाइन की तरफ। और जब ये पुलिंग होगा तो साथ में किसको लेके वापस आएगा अपनी तरफ, अंदर की तरफ, जेड लाइन को। इस तरीके से अपना क्या जेड लाइन किसके तरफ शिफ्ट होने लगेगा, किसके तरफ मूव करेगा,
टुवर्ड्स द एम लाइन। तो इस तरीके से तुम्हारा जो थिन फिलामेंट है स्लाइड करता है किसके ऊपर, थिक फिलामेंट के ऊपर। और इनके स्टेजेस ऑफ एंगल भी आपको याद रखना होगा। एनर्जाइज स्टेट में एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। डिटैचमेंट स्टेज में एंगल होगा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में एंगल होगा थीटा डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल होगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री से कम। और क्रॉस लिंक स्टेज में भी जो एंगल होगा कितना, वो 90 डिग्री होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस तरह से फोटो बना के दे रखा है डायग्राम के फॉर्म में, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये तो इतना बात समझ में आया होगा। और इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हमें पता है, क्योंकि जो थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। थिन फिलामेंट स्लाइड करता है किसके ऊपर, स्लाइड्स ऑन थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी हक्सले ने दिया। तो इस तरीके से हमारा थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है। अगली बार एक बात और देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये हमारा क्या है, जेड लाइन है, हमने बताया था। ये मान लीजिए हमारा जेड लाइन है, और ये क्या है, एक और जेड लाइन है, ठीक है। और इनके बीच में मान लीजिए कौन सा है, एम लाइन है। हमने पहले ही बताया था एम लाइन क्या होता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन का होता है, फाइब्रस प्रोटीन का बना होता है, यानी कि ये मूव नहीं करने वाला, ठीक है। और ये जो जेड लाइन है ये मूव करेगा, ठीक है। और इनके बीच में जेड लाइन किससे जुड़ा हुआ है, जेड लाइन से कौन जुड़ा हुआ है, एक्टिन जुड़ा हुआ है। और एम लाइन से कौन जुड़ा हुआ है, हमारा मायोसिन जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से जेड लाइन से अपना कौन जुड़ा हुआ है, एक्टिन जुड़ा हुआ है। और एम लाइन से कौन जुड़ा हुआ है, अपना मायोसिन जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये दोनों तरफ से ऐसे ही ऐसे ये जुड़े हुए हैं। इधर से एक्टिन जुड़ा हुआ है, एक्टिन जुड़ा हुआ है। तो इसमें कुछ बातें को आपको समझना पड़ेगा। क्या हमने पहले ही बताया आपको उस समय भी कि इसमें इसका जो दोनों के जो एंड वाले पोर्शन है वो फ्री है, वही एंड वाले पोर्शन इंटरेक्ट करते हैं। इसके मान लीजिए हेड के साथ ये इंटरेक्शन करेगा आगे चल के, और इसको अंदर की तरफ, इसको अंदर की तरफ एम लाइन की तरफ लेकर के आएगा। बीच में जो एम लाइन है, बीच में हमारा है एम लाइन, ये हो गया अपना एम लाइन। इधर ये दोनों है क्या है, जेड लाइन, ये जेड लाइन है। अब समझने वाली बात क्या है कि अपना कि तुमसे पूछे यही पूरा लेंथ दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जेड और जेड के बीच के डिस्टेंस को सार्कोमेयर, सार्कोमेयर। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मायोफाइब्रिल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन में पार्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट पूछे तो क्या होगा, सार्कोमेयर, मायोफाइब्रिल के अंदर दो जेड लाइन के बीच में डिस्टेंस। और लेंथ कितना हो जाएगा इसमें देखने वाली बात क्या है, ये देखिए एक्टिन का वह पोर्शन, एक्टिन का वह पोर्शन जो मायोसिन के ऊपर मतलब थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप नहीं है, तो वह पोर्शन को क्या बोलेंगे, आई बैंड। हम पहले बता चुके हैं आई बैंड, ठीक है। और ये पोर्शन देखिए, पूरा जो ये पोर्शन है कौन सा, ए बैंड का, ये पूरा पोर्शन मायोसिन थिक फिलामेंट के पूरे फुल पोर्शन को क्या बोलते हैं, ए बैंड, ए बैंड। तो कोई पूछे कि सार्कोमेयर का डिस्टेंस कितना होता है, लेंथ कितना होता है, आपको क्या बोलना होगा, आई बैंड इधर है, आधा आई बैंड इधर है, यानी क्या हो जाएगा, हाफ आई, ठीक है, प्लस पूरा ए, फुल ए, और फिर से एक और हाफ आई बैंड। तो दो हाफ हाई बैंड होगा तब जाके क्या बनेगा, पूरा सार्कोमेयर का क्या तैयार हो जाएगा अपना लेंथ। एक सार्कोमेयर के लेंथ में कितने होंगे, हाफ हाफ आई बैंड होंगे, मतलब एक आई बैंड बन सकते हैं और एक कंप्लीट ए बैंड से मिलके हमारा क्या बनता है, सार्कोमेयर बनता है। इसमें आपसे पूछे कि कौन सा रीजन कांस्टेंट होगा, हमें पता है कांस्टेंट रीजन कौन सा होगा, जो लेंथ में हमारे पास कौन से रीजन कांस्टेंट होंगे, ए बैंड जिनके लेंथ वेरी नहीं करेंगे, वो कौन सा होगा अपना, एक होगा ए बैंड, एक होगा ए बैंड, और दूसरा कौन सा होगा, एच जोन। दूसरा ए बैंड तो अपना कांस्टेंट होगा, और वेरिएबल कौन सा होगा, जो लेंथ वेरी करेगा, वेरिएबल कौन सा होगा, तो वेरिएबल में हमारे पास क्या है, एच जोन है, और दूसरा क्या है अपना आई बैंड है, आई बैंड है। ये दो पोर्शन ऐसे हैं जो हमारे वेरी करेंगे, और ए बैंड क्या होगा, एज इट इज होगा। लेकिन आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, आपसे अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, तो जरा देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस तरीके के दिखेंगे। स्केलेटल मसल तो देख लिया जाए, इस तरीके से दिखे, होगा क्या, ये दिखेगा अपना एक
एक डार्क बैंड होगा, सॉरी एक बैंड ऐसा होगा जो किसको इंडिकेट करेगा, जेड को। एक ऐसा बैंड होगा जो किसको इंडिकेट करेगा, एक ऐसा लाइन होगा जो किसको इंडिकेट करेगा, जेड लाइन को। और उसके बाद एक डार्क, एक हल्का लाइन होगा, आई बैंड। इस तरीके से अपना एक आई बैंड दिखेगा, ऐसे ऐसे एक दिखेगा हमें इस तरीके से आई बैंड। और दूसरा क्या दिखेगा इसके जस्ट बाद, ठीक है। अब बीच में हमें एक लाइन अलग से दिखेगी जो कैसी होगी, किसको इंडिकेट करेगी, एम लाइन, इस तरीके से एम लाइन को, ठीक है। और उसके बाद एक और जोन दिखेगा डार्क बैंड में ही, जो हल्का सा लाइट कलर होगा डार्क के कंपैरिजन, हल्का सा लाइट कलर का होगा जो डार्क के कंपैरिजन, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक जोन और है जिसको क्या बोलेंगे, एच जोन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, थिक फिलामेंट होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, थिक फिलामेंट होगा। और उसके बाद का जो पूरा पोर्शन है, पूरा ये सब डार्क बैंड में आएगा। ये भी डार्क बैंड का हिस्सा है लेकिन थोड़ा सा उसके कंपैरिजन अलग दिखेगा। तो पूरा डार्क बैंड दिखेगा, पूरा इस तरीके से, इस तरीके से। तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने में कितने तरह के आपके वेरिएबल तरह के लेंथ मिलेंगे, देखेंगे क्या। एक जेड होगा, एक होगा आपका आई बैंड, एक होगा आपका पूरा इधर क्या है, डार्क बैंड, ये वाला पोर्शन। और ये वाला पोर्शन क्या है, ये भी डार्क बैंड का हिस्सा है, इसको क्या बोले हम, एच जोन। और ये क्या हो जाएगा, एम लाइन। तो पूरे सार्कोमेर में इतने तरह के वेरिएबल आपके कलर के आपके फोटो दिखाई देंगे, आपको एक इमेज मिलेगा जब आप क्या देखेंगे, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो आपको याद रखना होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर बना के एग्जाम में आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है ये इस तरीके से। और एक क्वेश्चन, एक बात और समझना होगा कि जब ये आई बैंड एम बैंड की तरफ मूव करता है, सॉरी जब ये आई बैंड जो है, जब ये आपका थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करके एम लाइन की तरफ शिफ्ट होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका ये एच जोन है वो गायब हो जाएगा। एच जोन पूरी तरीके से क्या हो सकता है, एच जोन पूरा तरीके से मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के स्टेज में, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के स्टेज में आपका एच जोन क्या हो जाएगा, एब्सेंट होगा। पूरी तरीके से क्या हो सकता है, ये एब्सेंट हो सकता है। ये जब अंदर की तरफ स्लाइड करेगा तो एच जोन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा पूरी तरीके से। एच जोन हमारा गायब हो जाएगा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के स्टेज में। और रिलैक्सेशन स्टेज में भी, पार्शियल रेस्टिंग स्टेज में भी, पार्शियल थोड़ा सा थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप होता है। ये दो बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि जो हमें कॉन्ट्रैक्शन का जो मैंने स्टेज अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, एक्टिन क्या बोलते हैं, एक्टिन के जो डिफरेंट स्टेजेस थे और मायोसिन के जो डिफरेंट स्टेजेस थे, दोनों को मैंने एक साथ बना करके जो दिखाया था उसको अभी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि एक स्टेज ऐसा आया था जिस स्टेज में एक्टिन ना घर की रही थी ना घाट की रही थी। कहाँ तक, ये देखिए, एक्टिन ना घर की थी ना घाट की थी। हुआ क्या था कि ये देखिए इधर अपना कैल्शियम किसके साथ ऑलरेडी बॉन्डेड है, ट्रोपोनिन के साथ। और ट्रोपोनिन का इंटरेक्शन अपने प्यारे से जीजा जी के साथ है। और इधर क्या है, जब तक से कैल्शियम भाई साहब रहेंगे तब तक से ये फैमिली क्या होगा, ये लोग अपने स्टेबल करके रखेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को, इनका बॉयफ्रेंड रहेगा तब तक से, किसका, ट्रोपोनिन का। तो ऐसे कंडीशन में एक्टिन इधर जा नहीं सकती है क्योंकि उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से इधर क्या है, स्टेबल है, तो इनके लिए यहाँ जगह नहीं है। और इधर क्या हुआ कि ये मायोसिन का, ये जो मायोसिन का था दोस्त, वो आ चुका है एटीपी। तो भाई साहब मैंने पुराने लेक्चर में, मेरे अपने पुराने पिछला लेक्चर में, फर्स्ट एपिसोड में मैंने मायोसिन के स्टेजेस बताए थे। जब जब ये अपने एटीपी भाई साहब मायोसिन के साथ होंगे तब तब एक्टिन के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनका दोस्त इन्हें समझा देगा। क्यों दोस्त, कहाँ जा रहा है यार, वो देखो एक्टिन शादीशुदा औरत है, उसके साथ चक्कर क्यों चलाने का। तो ऐसे कंडीशन में ये भाई साहब उधर उसके साथ चक्कर नहीं चला सकते। इस स्टेज में आने के बाद एक्टिन बेचारी ट्रैप हो गई। इसीलिए मैंने आपको गाना सुनाया था, हमने घर छोड़ा था, रस्मों को तोड़ा था। तो यही कहानी यहाँ पे हो गई क्या कि ना मैं इधर की रही ना इधर की रही। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, दो चीजें हो सकती हैं। ये मायोसिन
दो चीजें हो सकती हैं। पहला, अगर जब तक से कैल्शियम रहेगा और इस स्टेज में मायोसिन आ चुका है और एक्टिन यहाँ अलग है, तो ऐसे कंडीशन में जो पुराने जो कॉन्ट्रैक्टिंग साइकिल है वो रिपीट होंगे। कॉन्ट्रैक्शन साइकिल जो है वो रिपीट होगा। कॉन्ट्रैक्शन साइकिल बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, और बार बार वो पावर स्ट्रोक देगा। यानी कि अगर एक्टिन यहाँ है, ठीक है, ये मायोसिन का लेंथ है, तो फर्स्ट स्टेज में एक्टिन को स्लाइड करके यहाँ लाया गया, फिर स्टेज चलेगा, फिर से एक्टिन को यहाँ लाया जाएगा, ठीक है, फिर से एक्टिन को यहाँ तक लाएगा। तो बार बार ये एक्टिन को क्या किया जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन साइकिल को हमें बार बार क्या किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्टिन इधर जा नहीं सकती है। या तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है क्या, यहाँ से इस स्टेज के बाद ये कि ये कैल्शियम कहाँ चला जाए, अंदर, इसमें अपने घर में, किस घर में, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस पंप बैक किया जाए। तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, पंप होगा, और पंप जो है एटीपी लेके काम करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये मैं समझाऊंगा आगे, जब मेरा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे, पंप के बारे में समझेंगे, कैरियर प्रोटीन्स के बारे में समझेंगे, ठीक है, जितने चैनल्स हैं उनके बारे में समझेंगे, तो देखा जाएगा इसको। तो इसको वापस पंप बैक कर दिया जाएगा और कैल्शियम कहाँ आ गया, अपने घर के अंदर। यानी कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल सेल के अंदर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर हट जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जो एक्टिन है साइकिल स्टेज में, रिपीटिंग कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में से बाहर निकल जाएगा, और ये एक्टिन किसके साथ अब वापस चला जाएगा, अपने पुराने फैमिली के साथ। तो ऐसे स्टेज में क्या होगा कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल कम हुआ, अब ये एक्टिन क्या हो जाएगा, वापस से ट्रोपोनिन के साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना जाएगा, और ट्रोपोमाइसिन, और इनका कॉन्फ़िगरेशन फिर से वापस तैयार हो जाएगा स्टेबल, और ये वापस रेस्टिंग स्टेज में चला गया, रेस्टिंग स्टेज में चला गया। और अब मायोसिन किसके साथ बॉन्डेड है, एटीपी के साथ। मायोसिन किसके साथ बॉन्डेड है, एटीपी के साथ। यानी कि जब तक ये दो स्टेज नहीं आएंगे कि मायोसिन किसके साथ बॉन्डेड हो, एटीपी के साथ। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट पहले मायोसिन किसके साथ बॉन्डेड था, डायरेक्टली एक्टिन के साथ, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस क्या था, अलग हो चुका था, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में था इसके पहले। तो अब बताओ, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज से जब तक से बाहर नहीं निकालोगे तब तक से रिलैक्सेशन स्टेज में कैसे आएगा। तो इसको बाहर निकालने का काम क्या है, ये क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करना होगा। अब ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए आपको, एटीपी। इसीलिए जब अगला बार एटीपी देता हूं तो मायोसिन एटीपी के साथ बॉन्ड हो जाता है और एक्टिन अलग हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि आप अगर रिलैक्स करना चाहते हो तो मायोसिन को इस स्टेज में लाना होगा और एक्टिन को इस स्टेज में लाना होगा, और ये दोनों स्टेज एक दूसरे से कपल होंगे तब जाके रिलैक्सेशन होता है। आपको सिर्फ ये बोल देने से क्या कि मायोसिन एटीपी के साथ बॉन्ड हो गया इसलिए रिलैक्स हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किस स्टेज में हो, इस स्टेज में ट्रैप हो, और ये साइकिल बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। इसीलिए दोनों स्टेज को कॉइंसाइड करना होगा, मिलाना पड़ेगा। यानी कि मायोसिन एटीपी के साथ बॉन्डेड हो, यानी कि डिटैच हो जाए, क्रॉस ब्रिज ब्रेक कर जाए, और दूसरा कैल्शियम क्या हो जाए, अंदर चला जाए, ताकि एक्टिन किसी स्टेज में आ जाए अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। और ये दोनों जब एक स्टेज आते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन। अब जाके रिलैक्स हुआ है हमारा मसल, अब जाके रिलैक्स हुआ है। ये है आपकी कहानी पूरी, ठीक है, ये कहानी है आपकी। तो आपको कोई रिलैक्सेशन के लिए पूछे तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इंडिकेट रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल, व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल। तो देखिए, रिलैक्सेशन स्टेज के लिए कंडीशन क्या होगा, आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे। पहला ऑप्शन 2 कि एटीपी किसके साथ बॉन्डेड हो, मायोसिन के साथ, और या दूसरा स्टेज एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फोरस और मायोसिन के साथ बॉन्डेड हो, ये स्टेज। तीसरा स्टेज एडीपी मायोसिन के साथ बॉन्डेड हो। चौथा स्टेज आपका मायोसिन एक्टिन के साथ बॉन्डेड हो। इसमें कौन सा आंसर होगा, हमें पता है कि रिलैक्स करना है तो आपका जो क्रॉस ब्रिज होगा वो ब्रेक करना होगा। क्रॉस ब्रिज ब्रेक करने के लिए एटीपी चाहिए, यानी कि इसमें से आंसर कौन सा होगा, ये वाला। सेम क्वेश्चन और ऑप्शन बदल दिया। इसमें से कौन सा कंडीशन होगा जो रिलैक्सेशन स्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पहला, एटीपी क्या चाहिए, ज्यादा सेल के अंदर। दूसरा, एटीपी क्या हो सेल के अंदर, कम हो।
तो इनमें से दोनों में से आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सेल के अंदर अगर एटीपी कम होगा तो जो क्रॉस ब्रिज बना है वो क्रॉस ब्रिज ब्रेक कैसे होगा? क्योंकि ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए हमें? एटीपी। इसका मतलब कि ये आंसर नहीं हो सकता। यानी कि अगर चाहते हो कि क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? एटीपी। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा रिलैक्सेशन के लिए? ये। फिर क्वेश्चन चेंज कर देंगे, सेम इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा रिलैक्सेशन स्टेज के लिए? तो अगला, एक्टिन किस स्टेज में हो? एक्टिन इस स्टेज में हो, इस स्टेज में आ जाए, या फिर फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा, या फिर एक्टिन किस स्टेज में हो? इस स्टेज में। तो इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली, क्योंकि कैल्शियम होगा तो एक्टिन फ्री रहेगा, और एक्टिन फ्री रहेगा तो ये साइकिल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन साइकिल बार बार रिपीट होगा, ना कि रिलैक्सेशन। ठीक है, इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? ये होगा, अपने फैमिली के साथ स्टेबल हो गया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, सेम क्वेश्चन। इनमें से रिलैक्सेशन स्टेज के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? फर्स्ट ऑप्शन। इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल क्या होगा? ज्यादा। दूसरा ऑप्शन, इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल क्या होगा? कम। तीसरा ऑप्शन, एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम लेवल क्या होगा? ज्यादा। और चौथा ऑप्शन, एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम लेवल क्या हो? कम। तो इसमें आंसर क्या होगा? हमें पता है, रिलैक्स करना है तो कैल्शियम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करके एक्टिन को अलग किया होगा कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? वापस से कैल्शियम को अंदर भेजना पड़ेगा उसके घर में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी कि ट्रोपोनिन के बॉयफ्रेंड को हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम साइटोप्लाज्मिक लेवल क्या करना होगा? कम करना होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर इंट्रासेलुलर कैल्शियम के लेवल को कम करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजना होगा, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल क्या होना चाहिए? कम। ये तीसरा ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बोले कि इसमें से कौन है रिलैक्सेशन स्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल? पहला, एटीपी क्या हो? ज्यादा। और दूसरा, कैल्शियम क्या हो? ज्यादा। दूसरा ऑप्शन, एटीपी क्या हो? कम, और कैल्शियम क्या हो? ज्यादा। तीसरा ऑप्शन, एटीपी क्या हो? ज्यादा, और कैल्शियम क्या हो? कम। और चौथा ऑप्शन, एटीपी क्या हो? कम, और कैल्शियम क्या हो? कम। आंसर इसमें कौन सा होगा? हमें पता है कि एटीपी का रोल अपने मायोसिन वाले स्टेजेस में और कैल्शियम का रोल उसके एक्टिन वाले स्टेजेस में है। तो हमें पता है कि रिलैक्स करने के लिए एक्टिन वाले को अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में भेजना होगा, तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को क्या होना? कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि कम वाला आंसर होगा, ये दोनों तो होगा नहीं। और मायोसिन के केसेस में डिटैचमेंट स्टेज लाना होगा कॉन्ट्रैक्शन स्टेज से। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? एटीपी का लेवल ज्यादा होना चाहिए, तो कम हो और एटीपी का लेवल ज्यादा होता है। आंसर कौन सा होगा? तीसरा। तो इस तरीके से हम आपके एनसीईआरटी से ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमने तैयार किया था। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगले एपिसोड में हम क्वेश्चन भी कराएंगे। तो ये था रिलैक्सेशन का। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कैल्शियम जो है कौन से स्टेज में आता है, वाइल द कैल्शियम रोल इन विच स्टेज? तो कोई पूछे कि कैल्शियम का रोल किस स्टेज में होगा, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि कैल्शियम का रोल होगा, आपको पता है कैल्शियम का रोल होगा उसके कौन से स्टेज में? एक्टिन के कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में। कौन से स्टेज में? हमें पता है कौन सा स्टेज में, बता दो जल्दी से। हाँ, समझो। तो होगा उसका किस स्टेज में? हमें पता है किस स्टेज में? डिटैचमेंट स्टेज में, रिलैक्सेशन स्टेज में, या फिर आपका जो है एनर्जाइज स्टेज में, या फिर क्रॉस ब्रिज स्टेज में। तो क्रॉस ब्रिज स्टेज में। क्यों? क्योंकि जब तक से कैल्शियम नहीं आएगा तब तक से एक्टिन बाहर नहीं होगा, हमें पता है। ये रहा मेरा कैल्शियम, और इसका इंटरेक्शन ट्रोपोनिन के साथ और इसका जीजा जी के साथ इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, और ये एक्टिन अलग हो गया। और इधर क्या है? मायोसिन। किसके साथ है? एडीपी के साथ, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस के साथ। ये इस स्टेज में है और ये इस स्टेज में है। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? क्रॉस ब्रिज। यानी कि आपसे कोई पूछे कि किस स्टेज में कैल्शियम का रोल है, तो आपको बताना होगा कि क्रॉस ब्रिज स्टेज में। किस स्टेज में? क्रॉस ब्रिज स्टेज में। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म था, इसको हम क्या करते हैं? डायग्राम से समझते हैं, और ये हमारा मैकेनिज्म अब खत्म होने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है, इसे हम अगर डायग्राम से समझते हैं तो हमें पता है पहले स्टेज में क्या होगा हमारा? ये मान लीजिए कि हमारा एक्टिन है,
और ये क्या है अपना ट्रोपोमायोसिन है, इधर उसका ये टेल है, और इधर मान लीजिए एम लाइन है, एम लाइन इस तरफ है। तो ये कौन से स्टेज में है, इधर एनर्जाइज स्टेज में। मान लीजिए कि ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बना पाया है। बेचैन तो है, लेकिन फिर भी ये बॉन्ड क्यों नहीं बना पा रहा है, क्योंकि ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। ये बेचैन तो है बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि इसने अपने दोस्त का पैंट फाड़ रखा है, दोस्त की टांग को तोड़ रखा है, और दोस्त इसको अब रोक नहीं पाएगा। बेचैन तो है, लेकिन वो अपने परिवार को छोड़ के तो आए, इसको परिवार को छोड़ने के लिए क्या होना पड़ेगा, कैल्शियम पाना पड़ेगा। तो इस स्टेज को बोलेंगे क्या, जिस स्टेज में ये एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फोरस से अलग हो और उसी मायोसिन के हेड के साथ अटैच हो, तो ऐसे स्टेज को बोलते हैं एनर्जाइज स्टेज। बेचैनी बढ़ी हुई है, इसकी एनर्जी क्या है, हाई है, एनर्जाइज स्टेज, एनर्जाइज स्टेज। लेकिन इसमें क्रॉस ब्रीड नहीं बन सकता, ठीक है, ये दोनों अलग होंगे इस स्टेज में। लेकिन अगले साइकिल में क्या होगा हमारा, हमें जब पता है किसकी एंट्री हो जाएगी, कैल्शियम की। अगर कैल्शियम की एंट्री होगी तो ऐसे कंडीशन में इसमें जो एक्टिन रहा होगा, इसमें जो एक्टिन रहा होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए अपना दिल बाहर कर दिया, किसके लिए, मायोसिन के लिए। यानी कि ट्रोपोमायोसिन जो इसके दिल के अंदर मायोसिन का प्यार छुपा था, उसको मास्क करके रखा था, वो मास्किंग क्या हो जाएगी, अनमास्क। कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे कौन एंट्री ले लिया होगा, कैल्शियम। और बाकी बचे हुए स्टेज को किस स्टेज में लाया होगा, कैल्शियम बॉन्ड बनाया होगा ट्रोपोनिन के साथ, और इधर ट्रोपोमायोसिन के साथ, और एक्टिन अलग हो गया। और ये ऑलरेडी बेचैन था ही, तो ऐसे स्टेज में क्या होगा, इसका जो हेड है ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों जुड़े रहेंगे, और इनके साथ क्या बना देगा, क्रॉस ब्रिज। यहाँ एंगल ध्यान देने वाली बात है, एंगल थीटा क्या है, मोर देन 90 डिग्री। यहाँ भी एंगल कितना है, सॉरी गलत हो गया, ये एंगल जो है ना एनर्जाइज स्टेज में 90 डिग्री के करीब होता है। एनर्जाइज स्टेज में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री करीब होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना होगा। एंगल लगभग क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ भी एंगल लगभग क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ भी एंगल लगभग 90 डिग्री है, यहाँ भी एंगल अपना क्या है, लगभग 90 डिग्री, ठीक है। अगले स्टेज में क्या होगा, क्रॉस ब्रिज बन गया, ये कौन सा स्टेज कहलाएगा, क्रॉस ब्रिज स्टेज, ठीक है, क्रॉस ब्रिज बन गया। अगले स्टेज में क्या होगा, अभी पावर स्ट्रोक देगा, यानी कि इसको इसके हेड को पुल करेगा और एक्टिन अंदर की तरफ आएगा, एम लाइन की तरफ, ठीक है, यानी कि इसके टेल की तरफ मूवमेंट होगा, यानी कि एम लाइन की तरफ मूवमेंट होगा, और टेल होता है इसके एम लाइन की तरफ। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सब। तो इस स्टेज के बाद क्या हो जाएगा, अगला स्टेज में ये रहा मेरा, ये अगले स्टेज में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगले स्टेज में अपना कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका जो हेड है वो ऑलरेडी एंगल कितना हो चुका है, थीटा लेस देन 90 डिग्री। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए ये है इसका, और ये एक्टिन ऑलरेडी क्या है इसमें से अलग है, दिल बाहर निकाल के रखिए, यहाँ पे बॉन्ड बना है, और ये कंट्रैक्शन हुआ, और ये अंदर की तरफ आया। इसका शिफ्ट किधर हुआ, एम लाइन की तरफ, एम लाइन की तरफ स्लाइड हुआ, थिन फिलामेंट स्लाइड किया थिक फिलामेंट के ऊपर, और थिक फिलामेंट स्लाइड नहीं करता, जो टेल है वहीं रहता है, अपने फाइब्रस मेम्ब्रेन एम लाइन से जुड़ा रहता है। कौन, थिक फिलामेंट, वो मूवमेंट नहीं करता, सिर्फ इसका हेड और नेक बस एंगल रोटेशन करते हैं। अब देखिए इस केस में क्या होगा, कौन सा स्टेज कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज, सॉरी पावर स्ट्रोक स्टेज। इसमें क्या दिया उसने, पावर स्ट्रोक दिया, इसमें क्या दिया उसने, पावर स्ट्रोक दिया, ठीक है। अब चूंकि ये पावर स्ट्रोक दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एंगल 90 डिग्री से क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और इस स्टेज में क्या होगा, ये ऑलरेडी इस स्टेज में हम देखेंगे क्या कि अभी भी क्या है, ये यहाँ पे एडीपी क्या है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस ये दोनों अलग हो चुके हैं, ये अलग हो चुके हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, पावर स्टेज को कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज। ये है अपना कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज। यहाँ से क्या हो गया, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस अलग हो गया, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस अलग हो गया। अगले स्टेज में क्या होगा, इनका दोस्त आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, एटीपी। अगले स्टेज में इनका दोस्त आ जाएगा एटीपी। अब ध्यान देने वाली, ठीक है, अगले स्टेज में इनका दोस्त आ जाएगा, ये देखिए एंगल अभी भी कितना है, थीटा से 90 डिग्री से कम है। अब देखिए इस स्टेज में कौन आया, कौन जुड़ा रहेगा इनके साथ, इनका दोस्त एटीपी। देखिए जैसे एटीपी आएगा तो ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक कर जाएगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक कर जाएगा, ये रहा ब्रेक हो गया। और
एक्टिन तो अपना फैमिली से अलग है, लेकिन क्या ये इसके साथ जुड़ पाएगी? एक्टिन नहीं जुड़ सकती, क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ा है ऑलरेडी? ये बचे हुए जो इसमें जो मॉलिक्यूल है, कौन? ट्रोपोनिन, और इधर क्या? ट्रोपोमायोसिन, और इधर कौन बॉन्डेड है? कैल्शियम। ये तीनों एक दूसरे के साथ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं, इसीलिए इस स्टेज में एक्टिन नहीं जुड़ सकती इनके साथ। यही स्टेज है जिसमें एक्टिन क्या है? ना घर की है ना घाट की है। तो यही साइकिल बार बार क्या होगा? रिपीट होगा, जब तक से क्या होंगे? कैल्शियम। नहीं तो ये साइकिल को ब्रेक करना है तो एक काम करना पड़ेगा, कैल्शियम को लेवल को क्या करना पड़ेगा? कम करना होगा। जैसे ही कम करूंगा तो ये जो स्टेज है, ये कॉन्फ़िगरेशन तीनों का क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, और वापस से एक्टिव किसके साथ जुड़ जाएगी? इसके साथ। यानी कि हो जाएगा कहानी क्या? कैल्शियम का लेवल क्या हो गया? कम। ऐसे कंडीशन में ट्रोपोनिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, इनका इंटरेक्शन तीनों का आपस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और इधर क्या है? मायोसिन किस स्टेज में रहेगा? मायोसिन किसके साथ बॉन्डेड है? एटीपी के साथ। ये दो स्टेज जब कोइंसाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन। नहीं तो ये पावर स्ट्रोक चलता रहेगा, ये रिपीटेड साइकिल चलता रहेगा, इसमें रिलैक्सेशन नहीं होता है। यही आपका टोटल क्या है? कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंट स्टेजेस हैं, और यही मैकेनिज्म है। मैंने सारे लगभग कवर कर चुके हैं। मैंने इक्वेशन के फॉर्म में भी समझाया और डायग्राम के भी फॉर्म में मैंने समझाया। इवन मैंने एंगल भी समझाया, कितना कितना किस स्टेज में एंगल होगा। तो बहुत इजीली मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया। और जिन बच्चों को डाउट लगेगा, मैं लाइव सेशन लूंगा, तो लाइव सेशन के दौरान वो लोग हमसे क्या है, इसमें जो भी डाउट्स होंगे हमसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग जो है, जिनको भी ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी क्या है कि अगला वीडियो जो होगा, इसमें हमको कंसिडर करना है, पढ़ाना है क्या कि थकता कैसा है। ये जो है हमारा स्केलेटल मसल थकता क्यों है, ठीक है। और दो तरीके के हमारे पास फाइबर होंगे, व्हाइट फाइबर और रेड फाइबर। इनका मैं डिस्कस अगले वीडियो में करने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले ये जो स्केलेटल मसल्स है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो स्टिमुलस आता है नर्व के थ्रू, वो भी समझाना बाकी है। तो वो मैसेज को, इलेक्ट्रिकल मैसेज को और इधर केमिकल मैसेज को एक दूसरे के साथ क्या करना है, मुझे कोइंसाइड कराना है उधर भी। तो इसके लिए मैं सारे चैप्टर्स को टॉपिक वाइज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एक दूसरे के साथ लिंक कर सकूँ। चैप्टर वाइज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो अगले वीडियो में मैं नर्व का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल और कैसे कंडक्शन आगे बढ़ता है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और पूरे सिस्टम को फिर इसके साथ आपस में कोइंसाइड कर दूंगा ताकि चीजें कॉन्सेप्चुअल हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नर्व फाइबर को पढ़ने वाले हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे और नर्व सेल के अंदर जाएंगे, कहानी वहां पे क्या है, कैसे चीजें घटती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और देखते हैं अगली वीडियो में। बाय।